नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टैक्स इट इजी में, जहां हर हफ्ते हम आपके टैक्स संबंधित सवालों के जवाब देते हैं हमारे इनकम टैक्स एंड जीएसटी एक्सपर्ट्स के साथ। स्वागत है आपका देवेंद्र सिंह एंड अमित कुमार गुप्ता जी। हमारे दर्शक जो हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए हम आपको बता दें, अमित कुमार गुप्ता जी जो एक इनकम टैक्स एक्सपर्ट हैं, जो ऑथर हैं बहुत सी बुक्स के, जिन्होंने बहुत से आर्टिकल्स भी लिखे हैं। वो इनके नाम से एक YouTube चैनल भी है जहाँ इनकम टैक्स संबंधित आपको 400 वीडियोस मिलती हैं। दूसरी तरफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं देवेंद्र सिंह, जो कि एक इंसॉल्वेंसी लॉयर हैं, एक सीए हैं, एक जीएसटी एक्सपर्ट हैं, जो कि एक ट्रेनर भी हैं जीएसटी डिपार्टमेंट में। इसके अलावा ये बहुत से सीएस कॉर्पोरेट्स के साथ भी जुड़े हुए हैं जहां ये उनको ट्रेनिंग्स देते हैं। Now, coming on to the main conversation, अमित कुमार गुप्ता जी एंड देवेंद्र सिंह जी, हमारे पास बहुत से सवाल आए हैं टीडीएस से रिलेटेड, और अगर मैं बात करूं, बहुत से सवाल रिवॉल्व कर रहे हैं इस बात के अराउंड कि जब हमारी प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन होती है, जो कि अगर हम इंडिया में देखें तो बहुत दिल के करीब होती है, तो जब हम एक ट्रांजैक्शन करते हैं प्रॉपर्टी की, तो इनकम टैक्स के नजरिए से मुझे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? धन्यवाद जसप्रीत जी, आपने मुझे दोबारा अपने इस शो में बुलाया। आपका जो प्रश्न है प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस को लेकर के, इसके अंदर सबसे पहला तो मेरा ये कहना है कि जब भी कोई आदमी प्रॉपर्टी खरीदने जाता है तो मेरा ये सजेशन है कि वो उस प्रॉपर्टी पे, चाहे 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, चाहे वो 10 लाख रुपए लोन ले ले। जब भी एक आदमी प्रॉपर्टी पे लोन लेता है तो बैंक लोन देने से पहले उस प्रॉपर्टी का पूरा लीगल ओपिनियन लेता है और पूरी छानबीन करता है। तो खाली लोन लेना पर्पस नहीं है, यदि ऐसा लोन ले लेगा तो बैंक जो है वो उस प्रॉपर्टी की पूरी तरीके से छानबीन करता है, ताकि उस प्रॉपर्टी पे कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, कहीं उस पे पहले लोन तो नहीं चल रहा है, या उसको किसी ने गिरवी तो नहीं रखा हुआ है, या उसके ऊपर कोई और किसी तरीके का डिस्प्यूट तो नहीं है। ये तो एक जनरल बात है। आप जहाँ तक कि इनकम टैक्स के परसेप्शन से आते हैं, तो एक जो भी प्रॉपर्टी खरीद रहा है उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि सबसे पहले वो ये देखे कि जिससे वो प्रॉपर्टी खरीद रहा है उसके ऊपर कोई इनकम टैक्स की लायबिलिटी तो नहीं है। वो ये देखे कि उसके ऊपर कोई इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग्स तो नहीं चल रही, क्योंकि यदि वो ऐसी प्रॉपर्टी को खरीद लेता है और उसके बाद ये पता चलता है कि उसके ऊपर कोई टैक्स बकाया है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस प्रॉपर्टी से वो टैक्स रिकवर कर सकता है। आपने एक बहुत ही सरल, आपकी बात से ही मैं उठाऊंगी, एक बहुत सरल उपाय बताया जहां पे आपने लोन लेने का जो सजेशन लोगों को दिया कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपको जरूरत है या नहीं है, आप एक छोटा सा टोकन मनी लोन, ताकि आप एक ड्यूअल चेक हो जाए कि प्रॉपर्टी के सारे डॉक्यूमेंट्स इन प्लेस है या नहीं है। दूसरा, जब आप मुझे ये बोलते हैं, जब आप हमारे दर्शकों को ये बोलते हैं कि आप उसकी टैक्स लायबिलिटी चेक कर लीजिए, तो एक अगर मैं प्रॉपर्टी खरीदने जा रही हूँ तो मैं वो टैक्स लायबिलिटी कैसे चेक करूँ? क्या इसका कोई प्रोसेस है, या मुझे एक जो इनकम टैक्स एक्सपर्ट है उसी के पास जाना होगा इसके लिए? जसप्रीत जी, इसके लिए मेरा ये कहना है कि पहले जब ऑनलाइन सिस्टम नहीं था जी, तो इसका तरीका ये था कि जिससे हम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसको ये बात बोलें कि आप इनकम टैक्स से हमको एक इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट ला के दें जी, और फिर जो है उससे हम देख सकते थे कि उसके ऊपर कोई टैक्स बकाया है या नहीं है, या उसके ऊपर कोई टैक्स की प्रोसीडिंग्स चल रही है या नहीं चल रही। लेकिन अब क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो गया है और जितनी भी एक आदमी से रिलेटेड जो टैक्स डिमांड्स हैं वो उसके इनकम टैक्स पोर्टल पे आती हैं। तो हम जिससे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उससे कह सकते हैं कि आप हमें उस अपने इनकम टैक्स पोर्टल का एक स्क्रीनशॉट दे दें। वहाँ पे एक कॉलम आता है नो आउटस्टैंडिंग ड्यूज, या एक कॉलम आता है कि ई प्रोसीडिंग्स, कि उसके ऊपर कोई ई प्रोसीडिंग्स तो नहीं चल रही, कोई प्रोसीडिंग्स तो नहीं चल रही। तो इससे जो है ये एक एसएससी के लिए या एक टैक्स पेयर के लिए, या जो आदमी प्रॉपर्टी खरीद रहा है उसके लिए थोड़ा सा होमवर्क हो जाएगा कि उस आदमी के ऊपर कोई टैक्स बकाया तो नहीं है। तो ये एक सिंपल तरीका है जो कि वो कर सकता है। तो दर्शकों के लिए जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट अमित जी हमें बता रहे हैं वो ये बताते हैं कि जब आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो एक इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जो कि बहुत इजी प्रोसेस इन्होंने बताया ऑनलाइन होने के बाद, वो लेना बहुत जरूरी है। एक और टर्म जो मैं बार बार देख रही हूँ प्रॉपर्टी से रिलेटेड आ रहे हैं वो है टीडीएस। सो टीडीएस का क्या रेलेवेंस है, किन केसेस में एप्लीकेबल होता है, अगर आप वो हमें बताने में, समझाने में। जसप्रीत जी, ये जब प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस होती थी तो गवर्नमेंट के लिए एक बड़ी तकलीफ की बात ये थी कि लोग
काफ़ी सारी प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शंस करते थे और उन प्रॉपर्टी पे जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स मिलना होता था वो टैक्स नहीं मिल पाता था। लोग अपने इनकम टैक्स की रिटर्न में उसको दिखाते ही नहीं थे। तो इसलिए एक टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और एक टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने एक तरीका निकाला कि जो आदमी प्रॉपर्टी खरीद रहा है वो जब पेमेंट करेगा प्रॉपर्टी खरीदने के लिए और यदि वो प्रॉपर्टी 50 लाख या उससे ज़्यादा की है तो उसको उसका 1% जो है वो TDS काटना है। इससे गवर्नमेंट के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है कि किसने प्रॉपर्टी खरीदी और किसने प्रॉपर्टी बेची। तो गवर्नमेंट जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रॉपर्टी बेचने वाले से उस पर टैक्स ले पाता है और ख़रीदने वाले से ये पूछ पाता है कि आप ये पैसा कहाँ से लाए। तो जो भी आदमी प्रॉपर्टी खरीद रहा है, थंब रूल ये है कि यदि उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख या 50 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उसको जो है उसका 1% TDS काटना है। जब हम बात करते हैं 1% TDS काटने के लिए, जहां पे आप हमें ये बताते हैं कि जब प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से ऊपर हो जाती है तो ये एक मैंडेटरी सिचुएशन है जहां पे TDS काटना जरूरी है। सो क्या ऐसा इसका तरीका क्या होता है TDS पे करने का? मतलब आपको जब ट्रांजैक्शन होती है ओवर द काउंटर पेमेंट होती है, किस तरह से होता है? जसप्रीत जी, इसका रूल ये है कि जब कभी भी आप TDS की पेमेंट कर रहे हैं या TDS उसको अपनी बुक्स में क्रेडिट कर रहे हैं तो जो भी पहले है उस पर TDS काटना है। तो इसमें और सिंप्लीफाई करने के लिए प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस में आप ये कह सकते हैं कि जब भी आप उसकी पेमेंट कर रहे हैं, सपोज करो मैंने प्रॉपर्टी खरीदी किसी से और मैंने आज उसको 50 लाख रुपए दिए तो मुझे अभी 1% TDS काट के उसको पेमेंट करना है। फिर जब मैं सेकंड पेमेंट करूंगा फिर मुझे TDS काटना है। तो हर स्टेप पे TDS काटना है। ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं कह सकते कि मैं पहले 1.5 करोड़ रुपए की पेमेंट कर चुकी हूं और लास्ट वाली पेमेंट में से मैं TDS काट लूंगी, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो जो पहले आपने पेमेंट की उसके ऊपर जितना भी TDS बनता था उसके ऊपर आपको ब्याज भी देना पड़ेगा और उसके ऊपर आपको जो भी आपको एक रिटर्न फाइल करनी होती है 26 QB में, यदि आपने वो फाइल नहीं की तो 200 रुपये पर डे की फीस भी उसके ऊपर लगती है। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए जो भी आदमी प्रॉपर्टी खरीद रहा है उसको ये ध्यान रखना है कि वो जब भी पेमेंट करे 1% काट के उसकी पेमेंट करे और जिस महीने में वो पेमेंट करे उसके अगले महीने की 30 तारीख तक वो उसका TDS का भुगतान करना होता है। और ये जो भुगतान करने का तरीका है इसके लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा सिंप्लीफाई प्रोसीजर ये है कि इसके लिए कोई उसको कोई TDS का नंबर वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। जो उसका पैन नंबर होता है उसी से वो TDS काट सकता है। तो जिसका हम TDS काट रहे हैं हमें उससे सारी डिटेल लेनी है, हमें उसका पैन नंबर चाहिए, हमने कितने की प्रॉपर्टी हम खरीद रहे हैं वो चाहिए, किस डेट पे हमारा एग्रीमेंट हुआ है वो चाहिए। तो ये सारी डिटेल्स लेकर के हम वो TDS जो है वो जमा करें। और इसमें मेरा ये एक सुझाव ये है कि ये TDS मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जब जमा करते हैं तो खुद कोशिश करते हैं, तो उससे कई बार वो उसमें अमाउंट गलत डाल देते हैं, ईयर गलत डाल देते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि उस वो टैक्स के लिए फिर जो टैक्स पेयर होता है उसको उसका रिफ़ंड लेना पड़ता है। वो गलत यदि जमा हो गया तो वो एडजस्ट नहीं होगा, तो पहले आप उसका रिफ़ंड लेंगे और फिर आपको जो सही जमा करना था वो करना है। तो इसलिए जब भी आप TDS करें तो ये मेरा सुझाव है कि आप किसी एक एक्सपर्ट की सलाह ले लें ताकि जो आप ऐसी सिचुएशन से बच सकें। जी, मैं टोटली आई रिलेट विद यू। मैं आपकी बात से पूरी सहमत हूँ कि क्योंकि प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन यूजुअली बहुत बड़ी अमाउंट की होती है और 1% टैक्स उस पे, और ये ट्रांजैक्शन ऑलरेडी क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदना एक लंबा प्रोसेस है और उसमें इस तरह की चूक होना जिसको बचाया जा सकता है एक्सपर्ट की इन्वॉल्वमेंट से। तो क्या इसके अलावा भी कुछ ऐसे पॉइंट आप हमारे दर्शकों को सजेस्ट करेंगे या सुझाव देंगे कि जब आप जिस भी प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन कर रहे हो आपको TDS काटना है, हमें समझ में आ गया, हमें उनसे एक टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना है वो भी आता है, इसके अलावा भी कुछ हमें ध्यान में रखना है? इसमें जसप्रीत जी थोड़ा सा बस ये ध्यान में रखने वाली बात यह है कि कई बार ये डाउट होता है कि हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तब TDS काटना है, या कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तब TDS काटना है, या हम इंडिया में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तब TDS काटना है, या इंडिया से बाहर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तब TDS काटना है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरीके के आते हैं। तो इसमें यह है कि चाहे आप कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदें, चाहे आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदें, चाहे आप इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदें या इंडिया से बाहर प्रॉपर्टी खरीदें, आपको TDS काटना है। पहली बात तो ये है।
हाँ जी। दूसरी बात यह है कि आप जिस आदमी का टीडीएस काट रहे हैं, जिससे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, हाँ जी। यदि उसके पास पैन नंबर है तो आपको 1% टीडीएस काटना है, और यदि उसके पास पैन नंबर नहीं है तो ये 20% काटना है। हालांकि तो आज के बहुत बड़ा है, बहुत 1% से 20%। 20%, लेकिन आज के टाइम में अधिकतर सबके पास क्योंकि पैन नंबर होता है, बिल्कुल। और अभी पीछे जो गवर्नमेंट के रूल्स आए थे उसमें उन्होंने ये कहा कि यदि किसी के पास पैन नंबर नहीं है तो जो उसका आधार ही है वही उसका पैन नंबर हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली उस प्रोविज़न का ज़्यादा अब यूज़ नहीं है, क्योंकि जो भी आदमी प्रॉपर्टी बेच रहा होता है उसके पास पैन नंबर होता ही है। और इसमें ये पॉइंट ये जरूर ध्यान रखना है प्रॉपर्टी खरीदते वक्त कि यदि आप किसी एनआरआई से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उस वक्त जो है वो टीडीएस के अलग प्रोविजंस लगते हैं, और वहाँ पे भी जो टीडीएस का रेट है वो 1% ना होकर के वो 20% होता है, और उसमें सरचार्ज वगैरह लगा करके वो रेट करीबन 23% के करीब आता है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी खरीदते वक्त आपको जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि जिससे मैं प्रॉपर्टी खरीद रही हूँ वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। यदि वो एनआरआई है तो टीडीएस के सारे रूल्स चेंज हो जाते हैं, और यदि आप किसी रेजिडेंट से खरीद रहे हैं जो कि यहाँ पे इंडिया में ही है तो फिर उस केस में आपको 1% जो है वो टीडीएस काटना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू आपने हमें बताया, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एक नागरिक का स्टेटस चेंज होने से हम जो हमारी टीडीएस की लायबिलिटी है, जो डिडक्शन है, उसका रेट इस तरह से चेंज हो जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़रूरी पॉइंट है, हमें जो ध्यान में रखना है जब हम एक प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन, प्रॉपर्टी को खरीद या बेच रहे हैं। सो देवेंद्र जी, एक इम्पॉर्टेंट सवाल जो मुझे इनकी कॉन्वर्सेशन से समझ में आया, जैसे इन्होंने बोला कि जब आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें आपको टैक्स लायबिलिटी एक बार चेक करनी बहुत जरूरी है। क्या ऐसा कुछ जीएसटी में भी होता है? जीएसटी में भी इस तरह की लायबिलिटीज पेंडिंग होती हैं? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके ऊपर मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहूंगा सेक्शन 81 की तरफ। जीएसटी एक्ट में ये लिखा है, यदि किसी टैक्सेबल पर्सन का या रजिस्टर्ड पर्सन का टैक्स ड्यू है, और ऐसा व्यक्ति यदि अपनी प्रॉपर्टी किसी को बेचता है, तो गवर्नमेंट अपना टैक्स का पैसा उस प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकती है और इस ट्रांजैक्शन को वॉइड कर सकती है। बट इसमें एक्सेप्शंस हैं। यदि जिस व्यक्ति ने खरीदी है उस प्रॉपर्टी को गुड फेथ में खरीदी है, गुड कंसिडरेशन अमाउंट पे खरीदी है, तब ऐसा प्रोविजन अप्लाई नहीं करेगा। बट दिक्कत तब भी ये आती है कि कोई व्यक्ति कैसे पता लगाए कि दूसरे व्यक्ति का टैक्स ड्यू है या नहीं है। तो मेरे पास तो सिर्फ उसका जीएसटी नंबर अवेलेबल है जी। पोर्टल पर ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि मैं जीएसटी नंबर डालूं और पता लगा लूं कि इसका टैक्स ड्यू है या नहीं है। दिस इज नॉट इजीली। और कोई व्यक्ति मुझे अपना यूजर आईडी या पासवर्ड क्यों देगा कि मैं उसके यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करूं और पता लगाऊं जी। तो सिर्फ जो प्रोसीजर मेरे पास बचता है वो ये बचता है कि मैं उसके जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर को चिट्ठी लिखूं जी, और उस जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर से पता लगाऊं कि मैं इस व्यक्ति से प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा हूं, प्लीज मुझे बताएं कहीं इसका टैक्स ड्यू तो नहीं है, कहीं बाद में ये मेरी ट्रांजैक्शन वॉइड तो नहीं हो जाएगी। बट स्टिल अगेन एक्ट के अंदर, जीएसटी कानून के अंदर कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं दिया गया जिस फॉर्मेट में पता लगाया जा सके। तो सजेशन सिर्फ ये है कि आप प्लेन पेपर पर भी लेटर लिखकर उसकी एक्नॉलेजमेंट डिपार्टमेंट से ले सकते हैं, ताकि फ्यूचर में यदि आपको कोई दिक्कत आए तो आप कह सकें कि आपने पूरे अपने एफर्ट्स लगाए थे, यू आर अ बोनाफाइड पर्सन, और आपने गुड कंसिडरेशन पे करके ही उस प्रॉपर्टी को खरीदा है, ताकि इस ट्रांजैक्शन को बाद में वॉइड ना किया जा सके और आपको परेशानी को ना झेलना पड़े। तो सिर्फ ये इनकम टैक्स तक सीमित नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। लायबिलिटी भी आपकी, और आपने जो इम्पैक्ट बताया जहां पे कि ट्रांजैक्शन आपकी नल एंड वॉइड हो सकती है, तो इस चीज को ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जिससे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, प्लीज मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत बोल रही हूँ, जिस इंसान से मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ उसकी जो जीएसटी लायबिलिटी है उसकी क्लियरेंस एक लेनी, उसकी जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि मैं उस प्रॉपर्टी को खरीद रही हूँ, ताकि कल को मुझे इस प्रॉपर्टी को लेके कोई दुविधा या कोई परेशानी ना हो। थैंक यू सो मच देवेंद्र जी, एंड आई एम श्योर कि ये पॉइंट बहुत से लोगों ने इस नजरिए से नहीं देखा होगा, और बहुत आई वुड से इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, इस चीज को जानना। थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दैट ऑन। और अब हम बात जीएसटी की ही करते हैं। हमारे जीएसटी से संबंधित बहुत इस तरह के सवाल आ रहे हैं देवेंद्र जी कि गाड़ियां जब्त हो जाती हैं, माल जा रहा है, सो इसका क्या सीधा रेलेवेंस जीएसटी से कुछ है, या किस तरह से, क्यों, क्या किया जा सकता है जब्त के, उसके क्या फैक्टर्स होते हैं?
देखिए, सिर्फ गाड़ी जब्त नहीं होती, सामान भी जब्त, सॉरी, हाँ जी, सामान भी जब्त होता है, दोनों के दोनों। तो पर ऐसा होता क्यों? जीएसटी एक्ट में एक प्रोविजन दिया गया है कि जब भी गुड्स की मूवमेंट होगी जी, तो उस व्हीकल में, उस कन्वेंस में प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी है जी। जो बिल है, टैक्स इनवॉइस है, ई वे बिल है, जो भी संबंधित डॉक्यूमेंट्स जो प्रेस्क्राइब किए गए हैं, उन डॉक्यूमेंट्स का उस कन्वेंस के साथ होना जरूरी है। यदि वो डॉक्यूमेंट साथ में नहीं है जी, तो सरकारी ऑफिसर के पास ये पावर है, जीएसटी ऑफिसर के पास ये पावर है कि वो उस गाड़ी को रोक सकता है, गाड़ी को चेक कर सकता है, सामान को डिटेन कर सकता है, और यदि इंटेंशन टू इवेड पेमेंट ऑफ टैक्स है तो वो उसको जब्त भी कर सकता है। और जब्त करने का मैं आपको इम्पैक्ट बताऊं जी, उस स्थिति में ये गुड्स और कन्वेंस, सामान और गाड़ी, उन दोनों का टाइटल ट्रांसफर हो जाएगा और वो दोनों का मालिकाना हक सरकार का बन जाएगा। तो बहुत जरूरी है कि अपने आप डॉक्यूमेंट्स का, ई वे बिल का ध्यान रखें ताकि आपको ऐसी स्थिति को झेलना ना पड़े। अब हम बात कर रहे हैं, आपने क्योंकि ई वे बिल की बात करी यहाँ पे, आपने बताया कि जीएसटी से ये संबंधित है और ये बहुत जरूरी है, नहीं तो जो हमारे गुड्स हैं और जो हमारी गाड़ी जिसमें हमारा सामान जा रहा है उसको जब्त करने की का हक सरकार रखती है इस केस में। तो होता क्या है, ये क्यों जरूरी है? हर ट्रांजैक्शन के लिए जरूरी है? मान लो मेरा कोई सामान 100,000-500 रुपए का दूसरी जगह जा रहा है, क्या मुझे हर केस में जीएसटी या ई वे बिल देना जरूरी है? पहला जो प्रश्न आपने पूछा कि ई वे बिल होता क्या है, हाँ जी, ई वे बिल एक पेपर फॉर्मेलिटी है जो हमें ऑनलाइन भरनी है, ई वे बिल जनरेट करना है। ओके, गवर्नमेंट का एक पोर्टल है जी, जिसके ऊपर आपको बिल नंबर, क्या सामान जा रहा है, उसकी सामान की वैल्यू क्या है, ऐसे संबंधित पर्टिकुलर्स आपको उस ऑनलाइन पोर्टल पर फिल करने हैं जी, और एक फॉर्म जनरेट होगा जिस फॉर्म को हम ई वे बिल कहते हैं। ओके, सेकंड जो आपका प्रश्न है, जो मेरे ख्याल से काफी दर्शक, काफी बिजनेसमैन, काफी टैक्स पेयर्स इस बात से जूझते होंगे कि क्या हर ट्रांजैक्शन पर ई वे बिल चाहिए? बिल्कुल, तो ऐसा नहीं है। सरकार ने एक लिमिट दी हुई है कि यदि एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर सामान जा रहा है जी, और उस सामान की कीमत 50,000 रुपए से कम है जी, तो ई वे बिल की जरूरत नहीं है। 50,000 रुपए से ज्यादा है तो ई वे बिल की जरूरत है, यदि एक स्टेट से दूसरा स्टेट। हाँ, स्टेट के अंदर अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो ये लिमिट 50,000 की ना होकर 1 लाख रुपए की, और हर स्टेट के पास अपनी पावर है कि वो अपनी लिमिट डिटरमाइन कर सके। किसी स्टेट में 50,000 है, किसी में 1 लाख है, शायद किसी में 2 लाख भी हो गई है रिसेंटली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया कि अगर हमारी इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो रही है तो 50,000 जो है, दैट इज द अमाउंट किसी भी स्टेट में जा रहा है, मुझे ई वे बिल देना ही होगा। 50,000 तक है तो ई वे बिल की जरूरत नहीं है, 50,000 से अधिक है तो ई वे बिल जनरेट की। और अगर मैं इंटर स्टेट की बात करूं कि स्टेट के अंदर अंदर अगर मेरा कोई भी प्रोडक्ट जा रहा है तो उस केस में हर स्टेट की अपनी एक थ्रेशोल्ड लिमिट है जिस तक हमें जीएसटी पे करना है और इसके ऊपर ई वे बिल बनाना है या नहीं बनाना है। बिल्कुल, इसको हम इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन बोलते हैं, विद इन इंट्रास्टेट, नॉट इंटरस्टेट। इंट्रास्टेट मींस एक स्टेट के अंदर ही, इंटरस्टेट मींस दो सेपरेट स्टेट्स के अंदर की ट्रांजैक्शन। तो अगर 2 सेपरेट स्टेट 50,000, अगर विद इन द स्टेट तो फिर स्टेट लॉज की पावर है कि वो कितनी लिमिट प्रेस्क्राइब करता है। जहां तक मैं दिल्ली की बात अगर आपसे करूं तो ये लिमिट 1 लाख रुपए की है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन चल रही है, बट अभी समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद, जानते हैं जीएसटी के बारे में आगे। धन्यवाद। अब जब बिजनेस बढ़ेगा तो ब्रांचेस भी बढ़ेंगी और ब्रांचेस बढ़ेंगी तो बढ़ेगी कंफ्यूजन और गलतियां। अब करें अपने टैली, बिजी या किसी भी अन्य सॉफ्टवेयर को सेंट्रलाइज केवल क्लाउड एक्सेस से। ज्यादा जानकारी के लिए डायल करें 8826974747। काश कोई ऐसा टीवी प्रोग्राम हो जहां आपके हुनर के बारे में चर्चा हो। काश कोई ऐसा चैनल हो जो आपको कहे कि प्लीज हमारा शो होस्ट कर दो ना। अब इस काश की दुनिया से निकलिए और हमारे साथ उड़ान भरिए आकाश की, क्योंकि कैपिटल वन टीवी आपके सपनों को लेकर आया है आपके सामने। फोन उठाएं और डायल करें। बेचारा कंप्यूटर डेटा, कभी इसकी चोरी का डर तो कभी वायरस अटैक से बिगड़ने का, तो कभी हार्ड डिस्क का क्रैश होना। न जाने क्या क्या सहता है हमारा कंप्यूटर डेटा।
पर अब और नहीं, कंप्यूटर डेटा को हरदम रखें सेफ क्लाउड एक्सेस से। ज्यादा जानकारी के लिए डायल करें 8826974747। आप किसी भी प्रोग्राम का होस्ट बन सकते हैं। अपने प्रोडक्ट के बारे में अपने ही प्रोग्राम में बोल सकते हैं। बड़े से बड़े चैनल पर इस प्रोग्राम को दर्शा सकते हैं और पहुंच सकते हैं लाखों घरों में और पैसे भी कमा सकते हैं। सपना जैसा लगता है ना? बिल्कुल नहीं। कैपिटल वन टीवी में बात करें आज ही। वेलकम बैक एंड थैंक यू सो मच कि आप हमारे शो को इतना सराह रहे हैं। हमें बहुत सारे सवाल मिल रहे हैं, हम कोशिश करेंगे आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए, लेकिन हमने नीचे अपनी ईमेल आईडी और फोन नंबर्स दिए हैं। अगर अभी भी आपके कुछ सवाल हैं तो प्लीज आप हमें लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले एपिसोड्स में हम आपके उन सवालों का जवाब दें। हमारा पहला सवाल देवेंद्र जी आपके लिए है और ये हमें लिखते हैं अनिल कुमार अग्रवाल जी गुड़गांव से, जहां पे उन्होंने बोला कि उन्होंने कोई एक ट्रांजैक्शन करी थी जहां पे उनका ई-वे बिल एक्सपायर हो गया था और जीएसटी डिपार्टमेंट ने, जैसे कि आपने बताया, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि उनका सामान जब्त कर लिया था, उनकी गाड़ी जब्त कर ली थी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या आउटलुक होनी चाहिए, इसको किस नजरिए से देखा जा सकता है? देखिए, जीएसटी अथॉरिटीज के पास प्रॉपर राइट है कि अगर ई-वे बिल एक्सपायर हो चुका है तो आपकी गाड़ी को रोक सकते हैं, सामान चेक कर सकते हैं, डिटेन भी कर सकते हैं। पर साथ साथ इंटेंशन टू इवेड पेमेंट ऑफ टैक्स होनी चाहिए। यदि सिर्फ ई-वे बिल एक्सपायर हुआ है बट उस पार्टी की जो नाम आपने लिया अनिल कुमार अग्रवाल जी का, यदि इंटेंट टू इवेड पेमेंट ऑफ टैक्स नहीं है तो ऐसी जजमेंट्स हैं जो टैक्सेबल पर्सन के फेवर में जाती है, रजिस्टर्ड पर्सन के फेवर में जाती है। सत्यम शिवम पेपर्स की एक जजमेंट है, तेलंगाना हाई कोर्ट की है, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म भी किया कि ऐसी स्थिति में सामान जब्त नहीं किया जाना चाहिए, टैक्स और पेनल्टी नहीं लगानी चाहिए यदि उसकी कोई फर्दर कोई एडिशनल इंटेंट नहीं थी। और उस केस में हुआ क्या था कि CAA और NRC की वजह से रोड पर जाम लगा हुआ था और ये अपनी डेस्टिनेशन पर अपने सामान को नहीं पहुंचा पाए जी। जिस वजह से इनके गुड्स को और गाड़ी को बाद में रोका गया, टैक्स और पेनल्टी लगी, बट सुप्रीम कोर्ट से इसका बेनिफिट उनको मिल गया। पर फिर भी वन शुड बी वेरी केयरफुल कि अगर ई-वे बिल एक्सपायर हो रहा हो तब भी एक प्रोविजन है हमारे जीएसटी पोर्टल में। अगर आपका ई-वे बिल की एक्सपायरी नजदीक आ चुकी है और आप अपने सामान को अपनी डेस्टिनेशन पर तब तक नहीं पहुंचा पाए हैं तो आप ई-वे बिल की वैलिडिटी को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो रेदर देन फेसिंग द अनप्लेजेंट सिचुएशन, वन शुड बेटर गेट द वैलिडिटी ऑफ ई-वे बिल एक्सटेंडेड। दिस इज व्हाट वन शुड डू। सो इसका कोई थंब रूल है एक्सपायरी डेट का? हर ट्रांजैक्शन के लिए सेम एक्सपायरी डेट होती है या अलग अलग होती है? अगर आप इसको प्रकाश डालें तो ये डिस्टेंस पर डिपेंड करती है जी। 200 किलोमीटर के लिए 1 डे है जी, 400 किलोमीटर के लिए 2 दिन है, 600 किलोमीटर के लिए 3 दिन है। तो ये डिपेंड करता है कि दो ध्यान में रखा गया है, दो प्लेसेस के बीच में कितना डिस्टेंस है, उसके बेसिस पर पोर्टल खुद कैलकुलेट करता है कि इतने डिस्टेंस पर कितने डेज की वैलिडिटी। और मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ने ये वैलिडिटी गुड एनफ दी है कि आपका सामान पहुंच जाना चाहिए। थैंक यू सो मच। और बहुत ही अच्छा सवाल था अनिल कुमार अग्रवाल जी की तरफ से, बहुत कुछ हमें भी मालूम चला जीएसटी और ई-वे बिल के अराउंड। सो अगला सवाल हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड है और ये रुपेश जी लिखते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है इनका भी। ये कहते हैं, मैं एक प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन करने जा रहा हूँ और 70 लाख की ये ट्रांजैक्शन है, लेकिन उसके जो ओनर हैं वो 2 भागीदार हैं। सो अब इस हिसाब से दोनों की जो ओनरशिप बनती है वो 35 लाख की 2 अलग ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं। तो इस ट्रांजैक्शन को किस तरह से देखा जाना चाहिए और टैक्स लायबिलिटी किस तरह से बनती है इसमें? इसमें जसप्रीत जी लॉ बिल्कुल क्लियर है कि जो टीडीएस के प्रोविजंस हैं प्रॉपर्टी के, वो ये कहते हैं कि यदि एक प्रॉपर्टी 50 लाख या उससे ज़्यादा है तो उसके ऊपर आपको 1% टीडीएस काटना है। अब इसके चाहे 2 भागीदार हों चाहे 10 भागीदार हों, यदि आप इस केस में जैसे आपने बताया कि 2 भागीदार हैं और 35 लाख रुपए की पेमेंट 2 जनों को करनी है, तो इस केस में भी इनको 1% टीडीएस जो है वो दोनों का काटना होगा।
हालांकि कुछ कोर्ट के ऐसे जजमेंट हैं जहाँ पे वो ये कहते हैं कि आप 2 जनों को पेमेंट कर रहे हैं और वो क्योंकि एक सिंगल पेमेंट 50 लाख से कम है तो आप टीडीएस मत काटो, लेकिन ऐसी कोई भी ऐसी सिचुएशन में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टीडीएस आपकी जेब से नहीं जा रहा। जो भी आप टीडीएस काटते हैं वो सामने वाले की पेमेंट में से आप डिडक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए मेरा ये सुझाव है कि इनको दोनों का 1% टीडीएस काट के उसको पेमेंट करनी चाहिए। धन्यवाद रुपेश जी। पहले तो हम आपको मुबारकबाद देते हैं कि आप एक प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और दूसरा कि आपको जैसा कि हमें अमित जी ने बताया कि आप 1% टीडीएस काटिए पूरी ट्रांजैक्शन में, और जो टीडीएस काटना है नहीं काटना है ये प्रॉपर्टी की वैल्यू पे डिपेंड करता है। मुझे करेक्ट कीजिएगा अमित कुमार गुप्ता जी अगर मैं गलत बोल रही हूँ। तो ये प्रॉपर्टी की वैल्यू पे डिपेंड करता है, उनकी ओनरशिप इंडिविजुअल ओनरशिप पे नहीं डिपेंड करता है। हाँ, बेसिकली आपको जो टैक्स देखना है वो प्रॉपर्टी वाइज देखना है। हाँ कि यदि एक प्रॉपर्टी 50 लाख या उससे ज़्यादा है तो आपको टीडीएस काटना है। यदि उसके 2 भी मालिकाना हक है उनका तो आपका उन दोनों का अलग अलग टीडीएस काटना है। सपोज करो उसके 2 मालिक हैं, जैसा रुपेश जी ने बताया ए और बी, तो ए का भी 35,000 रुपये टीडीएस काटना है और बी का भी 35,000 रुपये टीडीएस काटना है। अलग अलग इसके फॉर्म भरे जाएंगे। इसमें मैं बस इनको एक चीज़ अपडेट करना चाहता हूँ कि यदि वो लैंड जो प्रॉपर्टी वो खरीद रहे हैं यदि वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है तो फिर इनको टीडीएस नहीं काटना। यदि वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं है तो फिर इनको टीडीएस काटना है। ये जो प्रोविज़न है टीडीएस की, क्योंकि हमारे देश में जो एग्रीकल्चर इनकम है उसके ऊपर सरकार के पास ये अधिकार नहीं है कि वो उस पर टैक्स ले, तो इसलिए इस प्रोविज़न के अंदर भी इसको एग्जम्प्ट किया गया है कि यदि रूरल एग्रीकल्चर लैंड आप खरीद रहे हैं किसी से भी, उसका टाइटल रूरल एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए। आपको श्योर होना पड़ेगा कि वो लैंड जो है वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है। तो और इसके अंदर इनको एक चीज़ मैं सारे प्रोविज़न्स को वो करते हुए ये मेरा ये सजेशन है कि जनरली लोगों के दिमाग में ये होता है कि जिसको मैंने प्रॉपर्टी बेची है और उसने मेरा टीडीएस काट दिया तो मेरी जिम्मेवारी पूरी हो गई। तो जो भी आदमी प्रॉपर्टी बेच रहा है, हालांकि उसका टीडीएस कट चुका होता है, लेकिन फिर भी उसको अपनी रिटर्न के अंदर उस प्रॉपर्टी पे उसको कितना प्रॉफिट हुआ है उसके ऊपर वो दिखाना होता है और उसका टैक्स देना होता है। खाली टीडीएस मेरा कट गया, क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में ये वो होता है कि मेरा टीडीएस कट गया तो मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई, सरकार के पास टैक्स चला गया, क्योंकि वो टीडीएस तो खाली 1% कट रहा होता है। लेकिन जनरली ये प्रॉपर्टी जो बेची जाती हैं ये लॉन्ग टर्म होती हैं और इन पे टैक्स जो है वो 20% आता है। तो इसलिए आपको जब भी आप प्रॉपर्टी बेचें तो आप उसके ऊपर अपनी रिटर्न जब भी फाइल करें तो उसमें आप उसका जो भी मुनाफा या जो भी आपको लॉस हुआ है वो उसको जरूर दिखाएं। परफेक्ट, थैंक यू सो मच रुपेश जी। आई होप आपके सभी सवालों के और आपका मेन सवाल हम दोनों के जवाब दे चुके हैं। थैंक यू सो मच देवेंद्र सिंह जी, थैंक यू सो मच अमित कुमार गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आज। और आई एम श्योर हमारे दर्शकों को हमारा ये एफर्ट, हमारा ये एपिसोड टैक्स इट इजी इज एक्चुअली हेल्पिंग टू सिंप्लीफाई देयर टैक्स क्वेश्चंस। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए सवालों के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।